हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इस वक्त जंग की तैयारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। साउथ एशिया पर एक दफा फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। श्रीनगर में एक तारीखी मुजाहरा हुआ, बल्कि और जगहों पे भी हुआ, और उसमें पहली दफा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनने को दिखाई दिए। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और उन्होंने इस दफा पाकिस्तान के झंडे के बजाय तिरंगा उठा रखा था। इसी तरह से अगर हम देखें तो आज जुमे की नमाज के बाद कई मसाजिद, बिलखुसूस जामा मस्जिद दिल्ली के बाहर भी मुसलमान बड़ी तादाद में बाहर आए और भारत माता की जय के नारे बुलंद किए, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और तिरंगे लहरा लहरा कर उन्होंने भारत के साथ अपने वफादारी का इजहार किया। और पाकिस्तान के पहलगाम में होने वाले जो दहशतगर्द हमला है, जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने किया है, उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जो पैनल है उसमें विजय रैना साहब हैं, जो फॉर्मर सरपंच हैं और बड़े एक्टिव हैं। इस वक्त भी वो श्रीनगर में। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैफुल्लाह फारूक साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपने कई मरतबा उनको मेरे चैनलों पर माजी में भी देखा है। सोशल एक्टिविस्ट है श्रीनगर से। और डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, जो एक इंटरनेशनल जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमें जर्मनी से जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो हम पहले सब को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम जो है उसमें बाकायदा डिस्कशन का आगाज करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे शो में आए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं विजय जी आपसे शुरू करूं। विजय जी, इस वक्त सबसे पहले तो हमें श्रीनगर के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में बताइए कि कितने लोग थे, क्या माहौल था और लोगों के क्या सेंटिमेंट्स थे। जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिर्जा साहब कि आपने मुझे मौका दिया आपकी चैनल पे आने के लिए। और जो अभी यहाँ जैसे हालात बने हैं, पहलगाम में जो ही ये इंसिडेंट्स हुआ 22 तारीख को, उसी दिन शाम को पहलगाम नहीं, पहलगाम सॉरी, ठीक। जी, पहलगाम में जो भी ये इंसिडेंट्स हुआ, उसी दिन जो वहाँ के पोर्टर्स हैं, जो वहाँ के रेडी वाले हैं, जो पिट्ठू का काम करते हैं, जो इन टूरिस्टों को वहाँ पहलगाम, क्योंकि पहलगाम जो है मुझे लग रहा है कि सब दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। तो वजह यही है कि अगर आप देखेंगे 70s, 60s, 80s में मैक्सिमम जो बॉलीवुड की मूवीज भी यही बनती थी ज्यादा। तो जो ही ये इंसिडेंट्स हुआ है कि वहां के जो लोकल्स हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने ही सबसे पहले काम ये किया कि वहां के लोगों को, जो ये टूरिस्ट थे, उनको सेफ प्रोटेक्टेड एरियाज में ले गए, उनके अपने पिट्ठू पे, अपने कंधों पे उठा के उनको उनकी जान बचाई और उनको वहां पर सेफ प्लेसेस पे ले गए। और सेम डे फिर प्रोटेस्ट उन्होंने किया, कैंडल मार्च किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो बहुत रोष था उनमें। और एक तो उस दिन वो हुआ, दूसरे दिन भी वहां की सिविल सोसाइटी में, पहलगाम की ये भी बात करूंगा कि वहां के जो दानिश्वर लोग हैं, इमाम्स हैं, मौलवीज हैं, मुफ्तीज हैं, वो सारे निकले। आप यकीन नहीं करोगे कि वहां की औरतें निकली, उन्होंने इतना रोया है। आप मीडिया में अगर आप सर्च करेंगे आपको वो वीडियोस भी मिलेंगे कि उन्होंने कैसे रोया। और वो ऐसा कह रहे थे कि जब वो जो एक फोटोग्राफ आपने देखा होगा जो सर्कुलेट हुआ मीडिया में, जिसमें वो बच्ची जो, जिसको सिर्फ 6 दिन हो गए थे शादी को, और वो हनीमून पे आया था वो कपल, और वो अपने पति की लाश के ऊपर वो रो रही थी, वहां बैठी हुई थी। तो उस बेटी को उन्होंने क्या संदेश दिया है, कैसे रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि वो भले ही हमारी अपनी नहीं हो, लेकिन अपनी से कम भी नहीं है। वो ऐसे रो रहे थे वहां के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। उसी दिन फिर जो नेक्स्ट डे है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पहली बार कश्मीर में हमने देखा है कि जो बार एसोसिएशन है, जो वकील हैं, वो निकले हैं, शॉपकीपर्स, टैक्सी वाले, पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो भी है हमारे जो ऑपरेट कर रही हैं, जो चल रही हैं, सबों ने
प्रोटेस्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए, उन्होंने पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए और जो एफिजीज हैं उनको जलाया, पाकिस्तान आतंकवाद इसके नाम पे, जो कि जब से हमने होश संभाला है कि ऐसा कभी नहीं हमने वहां देखा है। डॉक्टर साहब जी। जी सैफुल्लाह फारूक साहब, आप भी गए उस प्रोटेस्ट में और आपने भी देखा वहां पे किस तरह से लोगों में गुस्सा, गम गुस्सा पाया जाता है। क्या 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 फर्क था इस दफा के प्रोटेस्ट में और माजी में जो 1990 से अब तक के प्रोटेस्ट होते रहे, उनमें क्या फर्क देखा आपने? देखिए, इस बार एक डिफरेंट कश्मीर देखने को मिला और एक प्रो इंसानियत देखने को मिली इस प्रोटेस्ट के अंदर। इस बार कश्मीरी अवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, इसके साथ दहशत गर्दों को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भाई हम यूनाइट हो गए हैं इस टाइम आतंकवाद के खिलाफ, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और प्रोटेस्ट के अंदर इस बार पब्लिक में लोगों ने, कश्मीरी लोगों ने इंसानियत को रिप्रेजेंट किया है। और आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ जो गोदी मीडिया है, इस बात को मैं जरूरी यहाँ पर जिक्र करूंगा, कुछ गोदी मीडिया जो हमारा है वो इस टाइम हिंदू मुस्लिम करने पर लगा हुआ है, जबकि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता है। हम कश्मीर के रहने वाले लोग हैं और कश्मीरियों ने कभी भी हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इंसानियत को रिप्रेजेंट किया है। रही बात हमारे बच्चों की पिटाई की जा रही है भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ये बात मैं जरूरी कहना चाहूंगा अपने इस इंटरव्यू के अंदर कि हमारे बच्चों की वहां पर पिटाई की जा रही है। उनको ऐसे लोग जो वहां पर हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान छोड़कर वापस चले जाएं वरना हम आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। आप देखें, हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए आज चंडीगढ़ और लुधियाना के अंदर, कल जम्मू के अंदर हमारे बच्चों की पिटाई की गई थी। मैं पूरे हिंदुस्तान से ये कहना चाहता हूं आपकी वसातत से कि ये हिंदुस्तान हमारा भी है और हम हिंदुस्तान के हैं, तो मेहरबानी करके हमारे बच्चों को आप स्कूल प्रोवाइड करें। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इंसानियत को मत भूलिए। आतंकवादी हमला किसी ने किया है और आप सजा किसी और को दे रहे हैं। देखिए, हम वही कश्मीरी हैं, जब यहाँ पर बर्फ गिरती है, जब यहाँ पर सैलाब आता है तो हमारे सैलानी, हमारे टूरिस्ट यहाँ पर फंस जाते हैं, तो हम उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, हम अपनी मस्जिदों के दरवाजे उनके लिए खोलते हैं। कम से कम उस चीज को आप लोग मद्देनजर रखें। और इंसानियत के तौर पर मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे बच्चों को आप तंग ना करें। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को, उन दरिंदों को, उन दहशतगर्दों को पकड़कर लाल चौक के घंटा घर के ऊपर फांसी लगाए। मैं अपील करना चाहता हूं, अगर वो इनकाउंटर के अंदर कहीं फंस जाते हैं तो आप वहां पर उनका इनकाउंटर मत कीजिए, आप उनको जान से मत मारिए, आप उनको जिंदा पकड़िए और लाल चौक में लाइए, वहां पर उनको लटकाइए। और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी कश्मीरी कौम उनको पत्थर मार मार कर हलाक कर देगी। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, उन्होंने किसी हिंदू का कत्ल नहीं किया है, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। उन्होंने उस बच्ची के माथे से सिंदूर पोंछ दिया जिस बच्ची की शादी को 6 दिन हुए थे। और यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि खाली वो हिंदुओं को ही नहीं मारा गया, बल्कि हमारे एक आदिल खान साहब थे यहाँ पर जो घोड़ा चलाते थे, उन्होंने एक आतंकवादी से बंदूक छीन ली और बंदूक छीनने के बाद उसको उसको आतंकवादियों ने 3 गोलियां मारी, एक गर्दन में, एक सीने पर और एक पेट पे। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी भी इसके विक्टिम है, खाली आप ही विक्टिम नहीं है, कश्मीरी कौम भी इसकी विक्टिम है, इस दहशतगर्दाना हमले की कश्मीरी कौम भी विक्टिम है। रही बात आने वाले समय के अंदर मैं पूरे हिंदुस्तान के टूरिस्ट से और पूरे हिंदुस्तान से ये अपील करता हूं कि आप कश्मीर का बायकॉट मत करें, आप कश्मीर आए, कश्मीरियों के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, ये एक हादसा था, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से शायद हो सकता है कोई आजमाइश हो, तो इस चीज को आप याद रखें कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और अगर मुसलमान को आप दहशतगर्द समझते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरी इन रगों के अंदर, मेरे दिल के अंदर हिंदुस्तान धड़कता है,
हिंदुस्तान मेरे मेरे लहू के अंदर बसा है, मुझसे बड़ा कोई हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। तो मेहरबानी करके आप 2 या 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर करें। एक तो हमारे बच्चों की और हमारी बच्चों की पिटाई ना करें, जो हिंदुस्तान के अंदर तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। दूसरा, आप इस चीज़ को हिंदू-मुस्लिम से ना जोड़ें। तीसरा, आप उन टेररिस्ट को पकड़ें और उनको लाल चौक के अंदर सज़ाए मौत दें और उनको फांसी के तख्ते तक पहुँचाएँ और कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँ, विजय, ये एक सवाल है। ये सुरेश जी कह रहे हैं कि 90% लोग कश्मीर में खुश हैं। दे आर स्माइलिंग ऑन टीवी कैमरा, सो सैड। क्या ये सच है कि 90% कश्मीरी जो है वो खुश हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं इस घटना पर? सर, जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे, मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के लोग जो हैं ना, जैसे उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम की बात बताई, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, ये हम कश्मीरी एक ही जगह के रहने वाले हैं। तो रियलिटी क्या है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, ये शायद हो सकता है बोले या ना बोले, मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन जो है कश्मीरियों का, वो है पाकिस्तान। अभी इन्होंने बच्चों की बात दी, वो हमारे बच्चे हैं और मैंने खुद अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपील की है पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स और सभी लोगों को, जनता भारतवासियों को मैंने एक अपील की है। मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी वो वीडियो शेयर करूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे कश्मीरी बच्चों को हरासमेंट हुई है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं। और उसके लिए गवर्नमेंट भी, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला जी ने भी अलग अलग स्टेट के जो सीएम्स है उनसे बात की है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई उसमें मुलवस पाया जाएगा, जिसने भी कोई ज्यादती की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा मेन मतलब है, वो जो आपने क्वेश्चन बताया है उसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है बोलना कि आज जुम्मा था, श्रीनगर के जितने भी मार्केट्स थे, लोग नमाज पढ़ने गए मस्जिदों में, लेकिन मार्केटों पे ब्लैक झंडे लगे हुए थे, जो कभी नहीं हुआ है आज तक, कभी नहीं हुआ। और कश्मीरी, जैसे मेरे भाई साहब अभी बता रहे थे कि बच्चों को पीटा जा रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है कहीं पर, और कश्मीर में जो अभी आप देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और आज का कश्मीरी रो रहा है, वो रो रहा है कि पाकिस्तान की वजह से हम बर्बाद हो गए हैं, पाकिस्तान की वजह से कश्मीरी रो रहा है। रीजन यही है कि जैसे 90% जो कश्मीरीज हैं वो बहुत खुश हैं, मैं बोल रहा हूँ 100% खुश हैं हर मामले में। देखिए, पिछले 5 सालों से स्कूल बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। मेरे भाई साहब जो मेरे मित्र हैं, आप इससे कंफर्म कर सकते हैं, कोई पत्थर कहीं नहीं चल रहा है, लोग अच्छी तरह से स्कूल जा रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, टूरिस्ट आ रहा है, जा रहा है, करोड़ों की आमदनी लोगों की आ रहा है, टैक्सी वाला, रेडी वाला, दुकानदार, शिकारा चलाने वाला, होटलियर, टैक्सी वाला, हर एक पैसे कमा रहा है, अच्छी तरह से हर एक का रोजगार चल रहा है। लेकिन कश्मीरी रो क्यों रहा है, वो इस टाइम प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बदनाम किया गया है। जो भाई साहब ने मेरे बताया कि हरासमेंट हो रही है, वो हरासमेंट इस वजह से हो रही है, जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई किया, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, जहां शक हुआ उसको पूछा कलमा पढ़ो, अगर कलमा उसको नहीं आया तो गोली मारी, अगर वहां भी शक हुआ कि इसने कलमा पढ़ा, फिर उसकी पैंट खोली, चेक किया ये मुसलमान है या नहीं है, अगर वहां लगा उसको कि मुसलमान नहीं है तो गोली मारी। तो कलमा का मतलब किससे कनेक्शन है? कलमा का कनेक्शन तो मुसलमानों से है ना। तो जब ये लोग जो बचे वहां से, जो निकले, जो वीडियोस आए, उन्होंने ये बताया, तो जो कश्मीर के साथ इस टाइम, जो कश्मीर में आप अगर अभी पहलगाम की तस्वीर देखेंगे, अभी आप श्रीनगर झील ढल की तस्वीर देखिए, अभी अगर आप इस टाइम, अभी रात के 9:15 बजे हैं हिंदुस्तान के, अगर आप 4 दिन 5 दिन पहले, अगर आप 5 दिन पहले इस इंसिडेंट से पहले लाल चौक जाते, पहलगाम जाते, तो वहां रहने के लिए जगह नहीं थी। वहां होटल में, जो होटल
2019 से पहले 500 रुपए में या 200 रुपए के लिए तरसता था कि मेरे को मिले, वो होटल आज 30,000 पर नाइट ले रहा है, 40,000 पर नाइट ले रहा है। तो कैसे हमारे हालात वहां बन रहे थे डॉक्टर साहब? पाकिस्तान ने ऐसी दुर्गति की है कश्मीर की, और कश्मीरी मुसलमानों को ऐसे अब देखा जा रहा है, ये बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, कि आतंकवादी का ठप्पा लग गया है इनको। आज कश्मीरी जिसने आउट ऑफ स्टेट, कहीं पंजाब में, कहीं दिल्ली में, कहीं कहीं और उसने कारोबार एक्सपेंड किया था, उसको डर लग रहा है, क्योंकि कश्मीर के हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि इस टाइम कर्फ्यू जैसे हालात हैं लाल चौक में। इस टाइम ये जो सुरेश जी ने कहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है। बिल्कुल पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। सुरेश जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 90% लोग इस दुर्घटना से कश्मीर में खुश दिखाई दे रहे हैं। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जो हमने वहां लोगों को देखा है, जो लोग रो रहे हैं वहां पर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि सवेरे जब मैं नींद से उठता हूं, या मैं उनको कॉल करता हूं या वो मुझे कॉल करते हैं। हम अपना, हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, जिनसे भी, वकीलों के साथ मेरा उठना बैठना है, डॉक्टरों के साथ उठना बैठना है, अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्लास के जो लोग हैं हमारे मुसलमान भाई, दुखी हैं, सब रो रहे हैं। तो हाँ, अब ये कहीं आपको कुछ ऐसे अनासर दिख रहे हैं जो, जो ही ये इंसिडेंट्स हुई, जो ही ये फेसबुक पे लोगों ने कुछ पोस्ट डाले, तो नीचे जो कमेंट्स हैं वहां आपको पता ही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं, जो प्रेजिंग कर रहे हैं। वो मैं नहीं कह सकता कि वो कश्मीरी है, वो हो सकता है कि अक्रॉस द लाइन ऑफ, अक्रॉस द बॉर्डर, वो हो सकते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इन चीजों को, वो कुछ इमोजीज लिख रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं, जिस वजह से, जो वही मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की वजह से जो कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनकी इमेज इतनी खराब हो रही है। और इस सब के पीछे हमारा कश्मीरी भाई नहीं बल्कि पाकिस्तान है, जिसने ये टेररिस्ट भेजे और कश्मीरियों का बदनाम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं, कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो बोल रहे हैं कि, जैसे मेरे भाई साहब भी अभी बोल रहे थे कि कोई भी अभी ऐसी इंसिडेंट्स भी हुई, ऐसी प्रॉब्लम भी हुई, पहलगाम के लोगों ने घर खोले, लोगों को घर में बिठाए कि होटल में मत रहो, हमारे घरों में रहो, क्योंकि लोगों को ऐसा डर लगा था। तो आप बताइए, ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? लेकिन कश्मीरी का अगर कोई दुश्मन है, वो कश्मीरी भी समझ रहा है कि पाकिस्तान ने उसको बदनाम कर दिया है, पूरे वर्ल्ड में एक ठप्पा टेररिस्ट का लगा दिया। जी हो गया जी। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, आप इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे सारी दुर्घटना पे, और जो जंग के बादल अब मंडला रहे हैं? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग डॉक्टर साहब। यू वेलकम। मेरे दो पैनलिस्ट जो दोस्त हैं, इन्होंने वहाँ की सिचुएशन डिस्क्राइब की है, दर्दनाक बातें सुनने को मिली हैं, यहाँ पर भी टेलीकास्ट हो रहा है। मैं वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, जो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा अनकंट्रोवर्शियल और अनबायस्ड होकर डिस्कस करते हैं, उनके थ्रू मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहूँगा। उसमें मेरे अपने व्यू भी होंगे। अब आप ये देखिए कि वर्ल्ड के सभी टॉप क्लास जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने मोदी साहब का फ़ोन नंबर डायल किया। चाहे वो माक्रोन है, नेतन्याहू हैं, जॉर्जिया मेलोनी है, किंग अब्दुल्ला सेकंड है, जॉर्डन के जो किंग हैं, और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इशितेबा, जीडी वेंस है, ट्रम्प है, न्यूजीलैंड के मैं सबका नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। इन्होंने इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है, और ये कहते हैं कि ये इट इज़ ए एक्ट ऑफ टेररिज्म। और साथ-साथ जो इनके इनके जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो आप ला रिपब्लिका इटली का मशहूर है, एफएसएट फ्रैंकफर्ट का मशहूर है, ज़्यूरिश न्यूज़ कहते हैं उसको, वो स्विट्ज़रलैंड से आती है, लामोंड फ्रांस का है। इन्होंने इस चीज़ को लेकर उसके ऊपर एनालाइज़ भी किया। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा कि ये हम लोग इंडिया में रहकर थोड़ा बहाव में आ जाते हैं, बोलते हैं, एनालाइज़ कम करते हैं। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कुछ हद तक हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में आके अजीब-सी बातें करते रहते हैं। इन्होंने बोला है सबसे पहले, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उसमें मिस्टर क्रिकल भी हैं, जो एक बहुत बड़े स्विट्ज़रलैंड के पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफ़ेसर हैं।
वो इंडिया के बारे में जहाँ प्रोफेसर फिशर हैं हाइडेलबर्ग में, इन लोगों की डिस्कशन मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो उन्होंने बोलते हैं कि सबसे पहले तो इंडिया में इस अटैक के ऊपर नेशनल गवर्नमेंट को अपना एडमिट करना पड़ेगा, इट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स, कि वो कैसे एंटर होकर आए हैं, बॉर्डर पार करके आए हैं। और दूसरा उन्होंने बोला है कि वो जो मुनीर का लेक्चर था, इट वाज ए इंडिकेशन, इट वाज ए मैसेज। जो उन्होंने बोला है उस मैसेज का ये यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं वो बैठे हुए हैं और उन्होंने उनको एक्टिवेट किया है। तीसरा इन्होंने कहा है कि इंडिया का पास्ट इंडिया का रिस्पॉन्स था पाकिस्तान की तरफ, इट वाज वेरी माइल्ड। अभी जो मेरे दोस्त बोल रहे थे, वो कह रहे हैं कि उनको लाके लाल चौक पे फ़ारूक साहब उनको लाल चौक पे मार दो, उससे कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स था, बालाकोट का हो या उरी का हो, वो बहुत माइल्ड था। उन्होंने जाके लोकल चीज़ों को वहाँ पर बर्बाद किया, ख़त्म कर दिया, मार दिया और बात ख़त्म हो गई और इंडिया की प्रेस ने हा, हा, ही कर दी और मेडल्स बाँट दिए आर्मी को, सब कुछ कर दिया। इससे नहीं होता। उसका वो कहते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है, वो है पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई। ये इनकी रिसोर्सेज हैं। मैंने भी इस पे अपने बयान दिए हैं। वो कहते हैं कि दे कुड डू एनीथिंग और इसको वो पार्लियामेंट के अंडर काम नहीं करती है और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसी से पता लग जाता है कि इनका क्या काम। और ये इंडिया का जो उन्होंने एक एक्सपेक्ट और दिया है, जिसपे मेरे दोस्त शायद ना उसको हाँ बोलना पसंद करें। ये कहते हैं कि जो वहाँ की पार्टीज हैं, पीडीपी या एनसी, ये हमेशा ही एंटी इंडिया रही हैं और अभी भी हैं। जी, ये कमेंट भी है मिलत नरवादे का। वो कह रहे हैं मिर्जा सर फारूक अब्दुल्ला फैमिली एंड महबूबा मुफ्ती फैमिली इज इनडायरेक्टली सपोर्ट पाकिस्तान सिंस 1990। बिल्कुल। जी और इनके जो बाप हैं मुल्ला सीनियर, उनके भी कितने बयान आप पढ़ो तो वो जो नैरेटिव सड़क पे एक आम आदमी का है वो एंटी इंडिया है। अभी मेरे दोस्त जो दो बोल रहे थे, इनका जरा इंटरेक्शन होगा उनके साथ। यहाँ पर जो इम्प्रेशन है, जो इनके कैमरामैन वाले वहां जाके लेके आते हैं, उन्होंने बोला है कि एब्रोगेशन 350 के बाद भी जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। इतना डेवलपमेंट, इतना पैसा खर्चने के बाद जो कश्मीर के जो ओरिजिनल वैली के लोग हैं, दे आर नॉट लॉयल टू इंडियन यूनियन। ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। उसमें आप तारीफें जितने मर्जी कर लीजिए, वो ठीक है। एक सेकंड। मैं यहाँ से नहीं बोल सकता क्योंकि मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ। मेरा अपना मौका नहीं लगा जाने का। मेरी मदर की डेथ के बाद मेरा मूड था जाने का, मैं कश्मीर जाके आऊं, लेकिन थोड़ा सा चक्कर ये रहा कि मुझे जल्दी आना पड़ा। और आप ये जो वेस्टर्न मीडिया में आप अल जजीरा ले लीजिए या बीबीसी लीजिए, देखिए कितने ये शातिर लोग हैं। बीबीसी वालों ने अपनी पूरी रिपोर्टेज में एक बार नहीं लिखा कि ये जो आने वाले लोग थे जिन्होंने मारा है, ये टेररिस्ट थे। ये गन मैन की बात करते हैं। ये बोलते हैं इट वाज गन मैन। तो आप नैरेटिव देख सकते हैं। आप यूके में बैठे हैं, बीबीसी का नाम यूके वाले लोग थे, बोलते हैं बायस्ड ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वो तो हमेशा एंटी इंडिया रहती है। वो ये भी सेंटीमेंट लेके आते हैं जो मैंने अभी बोले हैं। इसको फारूक साहब बड़े आराम से बता सकते हैं क्योंकि मैं तो उनकी न्यूज चैनल पर पढ़ के बता रहा हूँ। उनकी उन्हीं के थ्रू ये प्रोपेगेंडा यूरोप में दिखाया जाता है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो एंटी इंडिया के पास आते हैं। और तीसरा जो एक्सपेक्ट उन्होंने बोला है कि अगर इतने ज्यादा कश्मीरी लोग जिनको इतना डेवलपमेंट दिया गया, इनको पैसा आया बाहर से, उसके बावजूद भी उन्होंने एंटी नेशनल पार्टीज को ही जिताया। जो अब्दुल्ला है ना, ये इन इन सब के जो इनके अब्दुल्ला साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो टेक्सास के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, मिलियंस का बिजनेस है। ये सब पहले जेल में बैठे हुए थे। और तीसरा उसके बाद मैं अपना खत्म करूंगा। वो बोलते हैं 9,000 आदमी जो था, जो वांटेड क्रिमिनल था, जिसके ऊपर केस चल रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और अब्दुल्ला की प्रेशर डालने के बाद सबको रिलीज किया गया है। उनमें से बहुत सारे वांटेड क्रिमिनल जो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से थे, वो एमएलए बने हैं। और उन एमएलए की अगर आप
बयान सुने तो वो आसिफ मुनीर के साथ बहुत मिलते जुलते हैं। उसके बाद मैं और पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। ठीक है, मुझे अच्छा विजय लगेगा। रैना साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 9,000 बंदा जो है वो छुड़वाया गया अब्दुल्ला की और वजह से सुप्रीम कोर्ट ने को छोड़ने पड़े। उनमें से कुछ लोग जो है वो MLA भी बन गए और उनकी भाषा जो है वो आसिम मुनीर की भाषा है। एक बात तो ये, दूसरी वो कह रहे हैं कि बायस मीडिया है और इतनी तरक्की करने के बावजूद भी जो है वो सड़क पे आम जो आदमी है चलने वाला, उसका उसके विचारों में कोई खास तब्दीली देखने में नहीं आई। कैसे इसका जवाब देंगे? फिर मैं जाऊंगा फारूक भाई के पास। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब को थोड़ी सी कुछ गलत जानकारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो है मैक्सिमम जो लोग अंदर हैं जो स्टोन पेल्टिंग में जिन्हें हीनियस कुछ क्राइम्स किए थे वो हजारों की संख्या में NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बंद हैं। सिक्योरिटी ग्रिड बहुत अच्छा मजबूत है कश्मीर के अंदर। तो हाँ, हो सकता है जैसे आप उनके इंजीनियर रशीद जो थे उनके वो MP की टिकट पे लड़े थे, उनको मतलब अंदर ही थे, अभी भी वो अंदर जेल में ही है। बीच में बेल उनको मिली थी और उनकी आइडियोलॉजी थोड़ा सा है थी एंटी इंडिया। लेकिन अब देखिए यहाँ का हमारा कानून ऐसा है कि आप जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो लोगों की सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाएं ऐसी थी कि उनको जिता दिया। तो वो तो हमारा सेकुलरिज्म में तो यही एक आप समझ सकते हैं कि खूबी भी है। तो जो बाकी सारे आप लोग बोल रहे हैं कि छोड़ दिया गया, नहीं, किसी को नहीं छोड़ा गया है। जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंटी इंडिया एक्टिविटीज और ड्रग माफिया का काम जो थे या जो पत्थरबाज थे वो सारे अंदर अभी भी हैं, उनको नहीं छोड़ा गया। और दूसरा आपने कौन सा क्वेश्चन बताया था सर? दूसरा ये कि आम सड़क पे चलने वाला आदमी जो है उसके विचारों में कोई खास तब्दीली नहीं आई इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद। इतने समझ गया। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, जैसे कुछ मीडिया के जो हमारे लोग वहां गए हैं, मुझे लग रहा है जब वो पीछे असेंबली के इलेक्शंस आए थे उस टाइम पे कुछ लोगों के पास गए थे। हाँ, एक चीज वहां पर मैं मानता हूं कि एक भारत सरकार को जो स्टेट के जो इलेक्शंस थे, जो अभी स्टेटहुड की भी बात चल रही है, जो इलेक्शंस उन्होंने कराए हमारे यूनियन टेरिटरी के, वो नहीं कराने चाहिए थे। उस टाइम जो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक दबाव में आई कि आप 30 सितंबर तक इलेक्शंस कीजिए वहां, तो गवर्नमेंट को उस टाइम सिक्योरिटी का कुछ देखना चाहिए था, एनालाइज करना चाहिए था। जो आम जनता यहाँ के लोग हैं, अगर आप यहाँ इंटेलेक्चुअल क्लास को पूछेंगे, चाहे वो हिंदू है या चाहे मुसलमान है, जम्मू कश्मीर का, वो नहीं चाहता था कि इलेक्शंस यहाँ हो जाए। उसको लग रहा था, और इलेक्शन होने की वजह से भी थोड़ा सा वो एनकरेज हो गई, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जम्मू का वर्डिक्ट कुछ और था और कश्मीर का वर्डिक्ट कुछ और था, जिस वजह से उस एलिमेंट को थोड़ा सा लगा। और बीच में आपने देखा भी होगा, जम्मू पहली असेंबली लगी, असेंबली में पहले ही उन्होंने रेजोल्यूशन 370 हटाने के लिए किया था। तो वो एलिमेंट जो है थोड़ा सा उसने परेशानी की थी, और उसके बाद भी ये असेंबली चली, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली समझ में आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और LG के अंडर ही सारा कुछ चल रहा है। आपने बहुत सारे स्टेटमेंट भी ऐसे सुने होंगे कि हमारे जो ऑनरेबल CM साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, वो इतना बोल रहे हैं कि भैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं चपरासी तक ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये एलिमेंट वहां उस टाइम शुरू हो गया था। लेकिन जैसे मैंने आज आपको बताया, जो ये इंसिडेंट्स हुआ है, वहां का जो लोग हैं वो इसमें बहुत आहत हैं। और इंडिया की जो पॉलिसीज, जो पिछले 2019 से जो गवर्नमेंट ने यहाँ डेवलपमेंट किया है, जिस हिसाब से रास्ते बने हैं, पुल बने हैं, अभी कुछ दिनों में ट्रेन भी चलने वाली है, वंदे भारत श्रीनगर डायरेक्ट जाएगी, दिल्ली से श्रीनगर तक का 13 घंटे का सफर टोटल रहेगा। और ये जो अभी बीच में अभी ये आतंकवाद का जो ये इंसिडेंट मासेकर हुआ, इसने बहुत चीजों को अभी जो है पीछे धकेला है, ऐसा मेरा मानना है जी। बहुत पीछे धकेला है आप कह रहे हैं। मैं फारूक साहब से जानना चाहता हूँ। फारूक भाई, आपने डॉक्टर साहब, आप मुझे एक सेंटेंस, एक 30 सेकंड देंगे? मैं जी विजय साहब की बात को और ऐड करना चाहता हूँ। ये मैंने जो आपको बोला कि 9,000 आदमी की लिस्ट जो है, ये इंडियन एम्बेसी ने भी बेल्जियम के होम मिनिस्टर के कहने पर उसको दी है। वो यहाँ पर प्रिंटेड है,
और यूरोपियन यूनियन ने उसको डिस्कस किया है कि ये 9,000 आदमी जो इंडिया में क्रिमिनल के केस में पकड़ा गया था, उनको यूरोप का वीजा नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, मैं और ये इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, इसमें ऐड मैं करूंगा। आपने एक बात जो छेड़ी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल एक रूलिंग बनाई है। ये तो 9,000 का आपको बता रहे हैं, क्योंकि है तो बहुत सारे पत्थरबाज, तो मुझे लग रहा है हर एक कश्मीरी 2019 से पहले जो 50% पत्थरबाज थे मैक्सिमम। मैं बता, हर एक निकलता था, क्योंकि काम दाम पैसा नहीं, कुछ नहीं, उसको 500 रुपए मिल रहा था दिन का पत्थर मारने के लिए, बेचारा रोजगार था, उसको करता क्या। तो ये एक फैक्ट है। लेकिन जो भी इनमें जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुए, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में हुए हैं, उनकी सीआईडी रिपोर्ट जो वो अप्लाई करते हैं वीजा वगैरह के लिए, उनकी यहाँ जो सीआईडी रिपोर्ट या पासपोर्ट, इवन पासपोर्ट भी उनका नहीं बन रहा है, उनका बंद कर दिया गया है। जिसको भी इसमें पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई करता है, सीआईडी वेरिफिकेशन में जो ही उसको लगता है कि ये पत्थरबाज था या इसका कोई रिलेटिव मिलिटेंट रहा है, टेररिस्ट रहा है, उसको भी अलाउड नहीं है पासपोर्ट तक बनने की। वीजा की तो आप बात ही छोड़ दी। नहीं, वो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो क्लियरेंस की जरूरत होती है। लेकिन ये बात जो है ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, मैंने भी मंगाई है। और उन्होंने ये बोला है कि ये उन्होंने नाम नहीं दिए, उन्होंने ये बोला। मैंने कहा चलो एक कॉपी मैं भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। और दूसरा एक जो यहाँ पर खास इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि आप सबने बोला कि कश्मीर बड़ा खुश है, लोग बड़े हैं, उस पे आ गए। उस पे मैं एक अपना कमेंट बाद में दूंगा, मेरे छोटे भाई यहाँ जब बोलेंगे। लेकिन इन्होंने बोला ये पॉसिबल तभी हुआ है अटैक कि वहाँ की जो इन फॉरेन टेररिस्ट की लोकल लोगों के साथ समझौता है। इस पे मैं फारूक साहब को पूछना चाहूंगा कि हाउ मच इट इज ट्रू एक्चुअली। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अभी, वो आपके साथ शेयर कर लूं कि पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड प्रोविंस है पाकिस्तान ने किया हुआ बलूचिस्तान का, वहां कोयटा के नवाही इलाके यानी सबर्बन एरिया मार्केट में पाकिस्तानी फौज का एक काफिला जा रहा था, एक कॉन्वॉय जा रहा था, जिस पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया आईईडी से। और इस वक्त तक की जो इतला है उसके मुताबिक कम से कम 10 पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हैं। और हलाक होने वालों में से कुछ के नाम जो है वो है सूबेदार शहजाद अमीन, नायब सूबेदार अब्बास, सिपाही खलील, सिपाही जाहिद, सिपाही खुरम सलीम वगैरह। तो ये अभी ताजा खबर आई है, कोयटा में आईईडी हमले में 10 पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हो गए हैं। जी साहब भाई, जाहिर है हम इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि कश्मीर एक अभी भी प्रॉब्लमैटिक एरिया है। बहुत सारी चीजें उसमें अभी हल तलब हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी ये आपकी न्यूज आ गई है। अच्छा, गुड। मैं आपको भेज भी देता हूँ। जी। तो ये देखिए कि सड़क पक्की कर देने से जरूरी नहीं है कि दिमाग भी पक्के हो जाए। सही। हिंदुस्तान में मुसलमान को भी शक की निगाह से देखा जाता है और जो है कश्मीर को फिर डबल शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो मुसलमान भी है और कश्मीरी भी है। अब इतिहास में अगर जाएं तो जब गदर पार्टी बनी थी अमेरिका में, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का मूवमेंट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उन सब में जो है वो मुसलमान उनमें शाना बशाना थे। 100 में 100 के सुभाष चंद्र बोस साहब की जो आजाद हिंद फौज है उसमें कमांडर थे मुसलमान। शाहनवाज एक बड़ा मशहूर नाम है उसमें। जी पर्सनली मिला हुआ हूं मैं उनसे। अच्छा, वेरी गुड, बड़े लकी हैं आप। तो सैफुल्लाह साहब, ये पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान को एक
निगाह से देखा गया कि जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान ब्रूटस हो, जैसे यूट्यूब ब्रूटस, तुम लोगों ने क्या किया, देश तोड़वा दिया देश मजहब के नाम पे। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, हिस्ट्री के ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे सामने, जिनको हम सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही दूर कर सकते हैं कि कैसे यहां पे साजिश हुई अंग्रेजों की बंटवारे के हवाले से। अब कश्मीर के हवाले से कुछ हिंदू हैं जो मैसेजेस डाल रहे हैं आपके सामने कि हम कश्मीर को गिरने नहीं देंगे, हम कश्मीर जाएंगे, हम अगर टूरिस्ट जाएंगे। लोगों में एक गुस्सा है, और जाहिर है ये जो लोग मुसलमान महिलाओं को या लड़कों को की पिटाई कर रहे हैं वहां पे, तो इंतहा पसंद तो हर मजहब में होते हैं, इंतहा पसंद हर कौम में होते हैं। यूके में भी इंतहा पसंद है, यहाँ फाशिस्ट है, इंतहा पसंद है सारे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो पूरे इस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये कैसे आप देख रहे हैं, क्यों आप समझते हैं कि एक दफा फिर महबूबा कह रहा हूं, ये उमर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी या उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो या इस तरह के लोग हों, इनको जिताया गया। फिर एक कमेंट रशीद साहब के हवाले से भी आया था कि ये कश्मीरी जो है इंजीनियर रशीद को भी वोट डालते हैं। अब वोट डाल तो किसी को भी डाला जा सकता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि कश्मीर के लोग अभी भी वो हिंदुओं पे शायद उस तरह से हिंदुओं के लिए अपने दिल में वो जोत नहीं जगा सके मोहब्बत की, जिसकी के तवक्को की जा रही थी 2019 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं कश्मीर के माहौल को, कश्मीरी पंडितों को कैसे हम वो जो जुल्म और बर्बरियत हुई कश्मीर के इतिहास में, उसको ये चीजें कैसे हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको बेहतर कैसे बना सकते हैं। जी साहब भाई। जी देखिए, 90 से पहले जो कश्मीर था, मैं सॉरी 90 नहीं, 88 से पहले जो कश्मीर था वो तो प्रो इंडियन था, और प्रो इंडियन यहाँ पर हर घर के ऊपर तिरंगा किसान अच्छी तरह रहता था भारत के साथ। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये जो प्रॉब्लम 86 या 87 के बाद क्रिएट की है, ये किसने की है? मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और मैं डॉक्टर साहब की इस बात का जवाब देना ज्यादा जरूरी समझूंगा कि डॉक्टर प्रदीप जी बोले ना, 2 डॉक्टर बैठे। जी जी, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं दोनों, कोई नहीं, मेरे लिए दोनों मेरे लिए दोनों एहतराम के लायक है, मेरे लिए दोनों एहतराम के लायक। ओह नाइस। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 86 के अंदर एक इलेक्शन हुआ था यहाँ पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का, जो जमात इस्लामिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मुस्लिम मुत्तहिदा महाज था, और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ा था। अब अच्छा, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि फारूक भाई की ये जो बता रहे हैं ये गौर से सुने, क्योंकि इन्होंने सही, जिसे कहते हैं हकीम नब्ज देख के बीमारी का बता देता है, तो ये हकीम है, सियासी हकीम है कश्मीर के, इन्होंने भी सही नब्ज पे हाथ रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं ये, इसको गौर से सुने, और जब ये अपलोड हो जाए वीडियो तो इस हिस्से को वापस रिवाइंड करके बार बार देखो, बार बार देखो। वो दिल जो है ना कांप रहा है इस वक्त। चले बात करें आप। जी जी। जब 86 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनी मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नाम से, और उसको जमात इस्लामिया ने बनाया, और उन्होंने 4 या 5 सीटों के ऊपर इलेक्शन पार्टिसिपेट किया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने हलफनामा उठाया कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हमने हिंदुस्तान के कानून को तस्लीम करके, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करके उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, जिसके अंदर नाम निहाद यूसुफ शाह साहब, जिसके अंदर नाम निहाद गुलाम मोहम्मद सुमजी, जिसके अंदर सैयद अली शाह गिलानी, ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन को। आप सुनिएगा मेरी ये बात, गौर से सुनिएगा।
तो जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तो मैं खुद लाल चौक का रहने वाला, और लाल चौक इलाके से जो सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे वो यूसुफ शाह लड़ रहे थे, और मैं उनका पोलिंग एजेंट रहा हूँ, यासीन मजीद पोलिंग एजेंट रहा है, इशफाक मजीद उनका पोलिंग एजेंट रहा है। तब बंदूक की कोई बात नहीं थी, तब टेररिज्म की कोई बात नहीं थी, तब अलगाववाद की कोई बात नहीं थी। आप यकीन मानिए कि हमने उस इलेक्शन के अंदर जी और जान लगा दिया, और हमने कोशिश की कि हम इस इलेक्शन को जीते किसी ढंग से, और हमने उस इलेक्शन को तकरीबन जीत लिया था। तकरीबन हमने उस इलेक्शन को जीत लिया था। लेकिन जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन अचानक हमसे यह कहा गया कि आप लोग इलेक्शन हार गए, और उस चीज ने उस इलेक्शन हारने ने एक ऐसा सर पूरा बताइए कि इलेक्शन क्यों हारे, वो तो पूरा बताइए। आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास विजय जी, आपके पास इसी मुद्दे को लेके आऊंगा मैं जी जरूर जी। इनको पहले बोलो, खत्म कर लेना। उस ऑर्गेनाइजेशन ने, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने एक ऐसा माहौल बना दिया था, लोग यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में थी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की थी, तो वो लोग ये समझ रहे थे कि शायद कश्मीर अब कश्मीर इस्लाम की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर जिहाद होगा, अब यहाँ पर वो होगा, ये होगा। इस रूमर ने, इस डर ने वो इलेक्शन हरवा दिया। और मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं, अगर वो सीट, देखिए वो 10-12 सीट नहीं जीत रहे थे, वो 1 या 2 सीटें जीत रहे थे। काश के आपने यूसुफ शाह को, देखिए मैं यहाँ किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं टेररिज्म के सख्त खिलाफ हूं और मैं देशद्रोह के सख्त खिलाफ हूं। अगर वो इलेक्शन आपने 2 सीटें या 1 सीट दे दी होती मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को, तो शायद कश्मीर के अंदर बंदूक नहीं होती, तो शायद यूसुफ शाह आज का सलाउद्दीन नहीं होता। आप मुझे बताएं, आपने सैयद अली शाह गिलानी को Z+ कोटी दी, आपने यासीन मलिक, किससे बात, आप कौन है? मैंने तो नहीं दी। गवर्नमेंट नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं। मैं आप जिसको कह रहा हूं वो समझ रहे हैं मैं किनको आप कह रहा हूं। हाँ, दर्शकों को भी तो समझ आए ना, वरना मुझे कल बाहर निकलूंगा तो जूते मारेंगे लोग, कहते तुमने किया, वो कहते आपने किया है। मैं बीच में तभी आया था सर, थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है जी। हाँ, आप लोग देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, इन लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने यासीन मलिक जैसे दहशतगर्द को रेड कॉर्पेट के ऊपर वेलकम किया उसका। एक अनपढ़ शख्स है, वो एक अनपढ़ शख्स है, उसको तमीज नहीं है बात करने की। आपने सैयद अली शाह गिलानी को हीरो बना दिया। सारा हिंदुस्तान 2008 के अंदर हाथ जोड़ता हुआ आया और बोला आप दरवाजा खोलिए। इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब अगर आपकी पिटाई हो रही है तो क्यों रो रहे हो आप? आपकी पिटाई होगी, आपके करतूत खराब है इसलिए पिटाई हो रही है आपकी। हमारा सर, देखिए हमारा सर, हमने जब सर मुड़ाया ना तो ऊपर से ओले पड़ गए, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अब हम सुबह से शाम तक भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते रहेंगे ना तो भी कोई यकीन नहीं करेगा हमारा। हम लोगों को, हम कश्मीरियों को, हम कश्मीरियों को कुछ ऐसे शातिर लीडरों ने अपने जाल में फंसाकर इस्तेमाल किया। वो तो इंटरनेशनल हीरो बन गए, लेकिन सारी कश्मीरी कौम दहशतगर्द बन गई। सारी कश्मीरी कौम क्या कहते हैं इसको, आतंकवादी बन गई। आप मुझे बताएं, मैं खुलकर बात करूंगा, मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं बताऊं आपको, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब का फोटो नहीं है मकबूल भट्ट के साथ? क्या फारूक अब्दुल्ला JKL के फाइनेंसर चीफ नहीं थे? क्या मुझे सबूत देना पड़ेगा इस बात का? फारूक अब्दुल्ला और मकबूल भट्ट और हाशिम कुरैशी, इन तीनों का फोटो एक साथ है और ये खाना खा रहे हैं एक त्रामी पर बैठकर। आपने देखिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी उस गवर्नमेंट को कह रहा हूं जो उस टाइम थी। उस गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को
उठाकर खड़ा कर दिया। आप देखिए यासीन मलिक को इन्होंने इंटरनेशनल हीरो बना दिया। आप देखिए इन्होंने सैयद सलाउद्दीन को हीरो बना दिया। अरे भाई आज भी तो, आज देखो ना, आप आज जेल के अंदर बैठकर लिख रहे हैं आजादी की कहानी। 1.5 लाख कश्मीरी बच्चा मरवा दिया, 1.5 लाख कश्मीरी बच्चा मरवा दिया इस ISI और इस पाकिस्तान आर्मी ने। मैं डॉक्टर साहब की हर बात, पाकिस्तान के जो हमारे फैसले होते हैं ना, वो पाकिस्तान की असेंबली में नहीं होते, पार्लियामेंट में नहीं होते, वो ISI के दफ्तर में होते हैं डॉक्टर साहब। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने सर मुड़ाया और ऊपर ओले पड़ गए। अब हम कितना भी हिंदुस्तान जिंदाबाद करते रहें, हमारी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। हमें हर जगह दहशतगर्द, हमें हर जगह आतंकवादी, हमें हर जगह मुनाफिक कहा जाता है। अब इसके लिए हमें कोई ऐसा लीडर पैदा करना है जो इस कौम को एक नई राह दिखाए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप तीनों अपने भाइयों से मैं सवाल पूछता हूं, कुछ मुझसे छोटे भी होंगे, कुछ मुझसे बड़े भी होंगे। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी किसी बात से आपका दिल आजारी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अब आप बताएं कि हम किस तरह प्रूफ करें कि भाई हमारी रगों में हिंदुस्तान बहता है। नहीं, हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमारे अमल से साबित होता है कि हमारी रगों में हिंदुस्तान का खून बहता है। विजय जी, आपने बात सुनी, सैफ भाई की सारी बात सुनी है आपने, तो ये इलेक्शन के हवाले से आप कुछ इंटरप्ट करने लगे थे, कुछ आप अपना बयान कर रहे थे, तो वो अब आप बताइए। मुझे पूरा याद है वो जमाना, तकरीबन 35 साल के आसपास हो गया है। आई थिंक 1987 का दौर था ये। सो उससे पहले मैं 1 साल पहले हम जाएंगे, 1986 में ऐसा माहौल कश्मीर में बनाया गया है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला किया गया अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। उनके मंदिर तोड़े गए, उनके घरों को लूटा गया, और ये बहुत बड़ी साजिश जो थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो कांग्रेस के उस टाइम लीडर थे, उनके ऊपर ये आरोप हमेशा लगा है कि अनंतनाग में जो भी कुछ हुआ उस टाइम, ये बुनियाद एक बनाई गई रेडिकलाइजेशन कश्मीर में, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। उसके बाद 87 में इलेक्शंस थे, मतलब रेडिकलाइज कैसे किया गया। और फिर जो जिस मुत्तहिदा महज की ये बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल मैं भी जानता हूं, वो जीत रहे थे इलेक्शंस, लेकिन फारूकुल्लाह क्योंकि सीएम थे, उन्होंने रेगिंग करके अंदर जो बैलेट बॉक्सेस थे उनमें जीत रहा था मुत्तहिदा महज का बंदा, लेकिन अनाउंस हो रहा था NC का बंदा, ये जगजाहिर है। उसके बाद ही ये जो सिचुएशन बनी, वहां लोग पार आए, बॉर्डर भी खुला था, लोग आए गए, जो भी एमिनेशन आना था वो हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, 86 में कश्मीरी पंडितों पे एक टेस्ट किया गया, फिर 89 में सीधे ही, क्योंकि तब तक 2 साल 3 साल में सारा कुछ एमिनेशन भी आया, सब कुछ हो गया, और कश्मीरी पंडितों को जो आज जो बहुत सारे कश्मीरी आज, जैसा जिसपे हम डिबेट कर रहे हैं कि लोग निकले हैं, उन्होंने आज रोया है, उन्होंने कैंडल मार्च भी किया है, सेम सिचुएशन उस टाइम कश्मीरी पंडितों के साथ थी। लेकिन उस टाइम ना तो सोशल मीडिया था, प्रेस पे कंट्रोल था, प्रेस पे हमारी न्यूज नहीं आ रही थी। ऐसे ही सिचुएशन क्या हो रहा था कि नाम के साथ बिल्कुल लिस्ट बन रहे थे और टारगेटेड किलिंग, और खासतौर पर सबसे पहले कश्मीरी पंडित लीडरों की, प्रोमिनेंट लीडरों की किलिंग शुरू हो गई। फिर लिस्ट निकालेंगे, और उस टाइम कश्मीर के जो लोग हैं, जो इस टाइम मोमबत्ती लेके, मुझे माफ करना, मोमबत्ती लेके, वो उस टाइम सपोर्ट में थे इस मुहिम की, बिल्कुल 100% सपोर्ट में थे कि, और उनके नारे भी थे उसी टाइम, जो इन्होंने अभी क्या बोला लोगों को कि अब कलिमा आता है, जो मैंने पहले कहा, दुनिया को पता है, आपका नाम क्या है, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। उस टाइम भी यही हुआ, हिंदुओं की बस्तियों पे आतंकवादी घुसते थे, लाइन में खड़ा कर देते थे, शूट करके मार देते थे, पूछने वाला कोई नहीं था। पुलिस वो उनके साथ थी, पुलिस के गाड़ियों में वेपन्स और टेररिस्टों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अगर मैं कोई कंप्लेंट एज ए माइनॉरिटी, एज ए हिंदू वहां पुलिस के पास जाता था, मुझे शरण दो, मुझे खतरा है, वो सुनते नहीं थे, जाओ यहां से। और सिचुएशन ऐसी हुई कि कश्मीरी पंडित का पूरा 5 लाख कश्मीरी पंडितों की एक कौम, जो एबॉरिजिनस हैं, जिनका इतिहास है पिछले 5000 का रिटन इतिहास, वो आज कौम कहां है। अब और एक बात इसमें उठती है कि आज सारे मोमबत्ती लेके निकल गए। अब बहुत सारे
लोग ये बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क क्यों कर रहे हैं कश्मीरी पे, कि भाई आप कश्मीरी, मैं भी कश्मीरी हूं, आप बोल रहे हो कश्मीरी को टेररिस्ट की निगाह से देख रहे हैं, मैं तो कश्मीरी हूं, मैं भी कश्मीरी हूं, लेकिन मेरे को तो नहीं देखते, आपको क्यों देखते हैं? आज आप क्यों नहीं निकल रहे हो ऐसे ही मोमबत्ती लेके कि हमारे कश्मीरी पंडित जिनके घरों पे कब्जा है, जिनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो चुका है, जिनके जो डिस्ट्रेस सेल्स हुई हैं, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मुद्दा है ये। अगर हम कश्मीर पे जाएंगे तो हमारा डिबेट मुझे लग रहा है 50 मिनट हो गए हैं, अभी अगर कोई बात नहीं, हमारा ये इतनी महत्वपूर्ण डिबेट है, इसमें टाइम की कोई कैद नहीं है, आप बात करें, अपनी खुल के बात करें, जितनी देर मर्जी बात करें जी। हमारा घर जल गया यार, हमारा आशियां जल गया, हम यहाँ मिनट थोड़ी देखेंगे जी। मुझे आज 35 साल हो गए डॉक्टर मिर्जा साहब, 35 साल हो गए कश्मीरी पंडित समाज को एग्जाइल में। हम भगवान राम को बोलते हैं, जब भगवान राम का पीरियड था उनको 14 साल का वनवास दिया गया था, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज को 35 साल हो गए, आज कोई मोमबत्ती लेके कश्मीर में नहीं निकल रहा है। अगर आप कश्मीर में अभी जाएंगे, कश्मीर में देखेंगे, कश्मीरी पंडितों की बस्तियां ही बस्तियां गायब हैं, चेंज हुआ है इतना सारा वहां, जैसे बोलते हैं ना डेमोग्राफिक चेंजेस। कश्मीरी पंडितों के जो गांव थे वो मुस्लिम गांव 100% हो चुके हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का आपको अभी भी कहीं वहां वो हॉन्टेड हाउसेस मिलेंगे, वो कश्मीरी पंडितों के हैं। आपको कहीं पर अभी भी कश्मीर में कुछ बस्तियां मिलेंगी, कहीं पर जहां मकान अभी भी खड़े हैं, हॉन्टेड हाउसेस कश्मीरी पंडितों के हैं। उसके लिए तो कभी कोई मोमबत्ती लेके नहीं निकला, उसके लिए तो कोई रोया नहीं आज तक कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जी, मैं धरने पे बैठा हूं, कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ। और कश्मीरी पंडित जाना चाहता है। और दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि जैसा कश्मीरी मुसलमानों ने हमें ठुकराया, कश्मीरी पूरे समाज को, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है कहीं ना कहीं, वो भी कटघरे में है, वो भी कोई बात नहीं कर रही है। राइट। तो कश्मीरी पंडित समाज जो हमारे इंटेलेक्चुअल समाज है, माना जाता है कश्मीरी पंडितों का समाज, सब पढ़े, हमारा 100% सर लिटरेसी रेशियो है। आपके यूके में भी बैठे होंगे, आपके यूएसए में, हर तरफ दुनिया में हर जगह है कश्मीरी समाज, पंडित समाज की मैं बात बता रहा हूं। तो अभी भी आप देखेंगे, अगर जम्मू में, अगर आप बीच में कोई प्रोग्राम करें, मैं आपको जम्मू के जो कैंपस हैं कश्मीरी पंडितों के, 35 साल से सड़ रहे हैं वहां। एक हमारा कश्मीरी पंडितों का एक कैंप है, उसको जगती टाउनशिप कहते हैं, जहां 20-25 हजार कश्मीरी विस्थापित समाज लोग रह रहे हैं वहां। बहुत सारे कैंप अभी भी हैं जिनको बेसिक एमिनिटी, पहले वो एक खोखे में रहते थे। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में था उसके पास 2 मंजिला 3 मंजिला मकान था, उसके पास सैकड़ों कनाल की जमीन थी। आज की डेट में उसके पास कुछ नहीं, वो कैंप में सड़ रहा है। क्यों? जान बचानी थी। जो अभी पहलगाम में हुआ वही उसके साथ हुआ था। लेकिन आज सोशल मीडिया है, सब कुछ है। आप और मैं लंदन से बात कर रहे हैं, हम बेल्जियम से बात कर रहे हैं, जर्मनी से बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में कश्मीरी पंडित को पेपर में स्पेस भी नहीं मिलती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको कटिंग भेजूंगा जो उस टाइम मिल्टन टू ने अल-सफा एक पेपर निकलता था, उसमें पेपर में आप समझ लीजिए, पेपर में उन्होंने कटिंग वो निकाली थी, थ्रेटनिंग लेटर कश्मीरी पंडितों को कि 48 घंटे में निकलो। ये पेपर में निकला है, मैं भेजूंगा आपको कटिंग। जी हाँ, ये पेपर मौजूद है मेरे पास, ये पेपर मौजूद है मेरे पास। देखिए ये सामने आपके है, ये पेपर में थ्रेटनिंग निकली जी। जो ये आफ्ताब में छपा था, मैं आफ्ताब के क्या नाम था, 2 सेकंड लूंगा सर, मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगा सर। जी। डॉक्टर साहब, जम्मू के अंदर एक जगह है, उसको पुरखू बोलते हैं, और पुरखू कैंप में मैं खुद गया हूं, और मेरे काफी कश्मीरी दोस्त हैं वहां पर पंडित, मैं उनके घर के अंदर रहकर आया हूं। आप यकीन माने, उनके जो क्वार्टर है ना, वो प्लाईवुड के बने हुए हैं। और मेरे जो उस्ताद जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैंने हब्बा कदल हिंदू हाई स्कूल में पढ़ा है, और वहां पर सारे मेरे उस्ताद पंडित हजरात थे। आप यकीन मानिए उस कश्मीरी पंडित का इतना बुरा हाल है कि वो एक ही कमरे के अंदर बहू भी रह रही है, उसका खामंद भी रह रहा है, उसकी सास भी रह रही है, उसका ससुर भी रह रहा है।
इस चीज को लेकर कोई भी हैरान नहीं है। मैं तो लानत भेजता हूं, मैं लानत भेजता हूं ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट हमारे कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला रही है। नहीं नहीं, हमारे ऐसी जुबान ना इस्तेमाल करें, ऐसी जुबान ना इस्तेमाल सर करें। इस मैं एक वक्त चीज हमारा देश जो है उसको हमें बिल्कुल उसकी अखंडता चाहिए, जैसे उसकी यूनिटी चाहिए। इस वक्त हम इस तरह के अल्फाज से इज्तनाब करें। मुझे पता है जज्बात बहुत हैं, गुस्सा है, जज्बात है, लेकिन इस किस्म के अल्फाज से इज्तनाब करें। डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ, डॉक्टर हाँ साहब जी जी बोलिए। अच्छा मेरा मैं फारूक साहब की एक चीज के ऊपर ऐड करना चाहता हूँ जो उन्होंने पहले बोली थी, जी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। डॉक्यूमेंट ये है कि 2011 में विकी लीक्स ने अपने यूएस वेबसाइट को जब किया तो उसमें आईएसआई एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कर दी थी। और उसका इतना असर ये हुआ कि 1988 में जब सोवियत वॉर खत्म हुई है तो उस टाइम पर जितने पैसे बचे थे जियाउल हक के टाइम पर वो मदरसों में इन्वेस्ट किए गए थे ताकि लोग रेडिकलाइज किए जाएं। और उसमें से बहुत सारे पैसे कश्मीर में आए थे कश्मीर की यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए। जो ये बातें मेरे दो दोस्त बोल रहे हैं, मेरे दो भाई बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उस वक्त जे एंड के की जो गवर्नमेंट थी वो दीवर इन ग्लव इन हैंड विद आईएसआई और उन्हीं के थ्रू वेपन्स भी आए हैं, उन्हीं के थ्रू ये ये डॉक्यूमेंटेड भी है। जो उसमें लिखा होता है आईएसआई मूव्ड इस्लामिक मिलिटेंट फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया कश्मीर, इट इज ऑन दैट वेबसाइट। तो मैं इनकी बात से 100% वाकिफ हूँ कि ये काम उस टाइम की गवर्नमेंट जो कश्मीर में बैठी हुई थी उसका नाम कोई भी हो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया और लड़ाइयाँ लड़ाई। और जो 9 लाख, आप तो 5 लाख की बोल रहे हैं, वेस्टर्न में बोला जाता है कि 9 लाख के करीब लोगों को कश्मीर से मूव होना पड़ा। और गवर्नमेंट की इतनी नालायकी रही है कि आज तक उनकी रीसेटलमेंट की कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और दूसरा डॉक्टर साहब मेजा साहब, ये जो सोनामार्ग, बूटा पत्थरी, ये गौंडा दूध बल, पत्री हाँ, इनमें जो अटैक हुए थे उसमें जैसे फारूक भाई ने बोला कि टेररिस्टों को मारा जाए, उनको मारा गया। लेकिन जो यहाँ के थिंक टैंक वाले बोलते हैं कि आप उनको मार नहीं सकते। वो वहां आप गोली उसको मार देंगे लेकिन उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है नहीं उसके है ऊपर बिल्कुल आज तक इंडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। इकोसिस्टम के पीछे हाँ, उसका जो इकोसिस्टम है उस पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये जी प्रेस बोल रही है फ्रांस की, ये प्रेस बोल रही है इटली की, ये जर्मन की, ये डेनमार्क की, ये स्वीडन की। तो उन वो कहते हैं कि वी आर on the foot, we are not India, but we understand the sentiments of Indian people. But this time the government should not show the weakness, they should not get afraid कि उस मुल्क के पास एटम बम है। ये एटम बम जो करते हैं वो उनको मालूम है जो वहां की स्टेब्लिशमेंट है। ये अल जजीरा में बोला गया है कि पाकिस्तान की आर्मी इट्स नॉट ए आर्मी, इट इज ए बिजनेस। उन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेस बनाए हुए हैं, वो कभी एटम बम नहीं चलाएंगे। उन्हें मालूम है कि इतने सालों से हमने इतना खाया, इतना पिया, इतने महल बनाए हैं, तो हम अपना क्यों घर क्यों तोड़ेंगे। तो फारूक साहब की जो बात है उसको मैंने थोड़ा ऐड किया है ताकि थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाए। इट इज डॉक्यूमेंटेड इन द स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के कुछ लोगों ने इन 2 दिनों में ऐसी इंटरव्यूज भी दी हैं। मैं आपको उनके लिंक भी जी भेज सकता हूँ। एंड दैट इज जी वेरी इंटरेस्टिंग कि एट द दिस टाइम where the Trump is the president of USA, he's showing a great connection, सपोर्ट। very support। और जीडी वेंस के होते हुए वो किया है। वो कहते हैं हमें पता है कि जो आईएसआई है इसके पीछे रही है और आईएसआई जो है वो आर्मी का विंग है। उसी ने अयूब खान को लेकर आए थे, वही 71 में मार खा के गए हैं और वही आईएसआई बाद में बलूचिस्तान गई है भुट्टो के कहने के ऊपर। अब वो बिल्कुल एक मेटरलाइज वो बन गई है, कंपनी बन गई है। वो एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो किसी को नहीं पता कहाँ से आते हैं। तो वो इंडिया का भी बोलते हैं कि वाई इंडियन गवर्नमेंट इज साइलेंट ऑन बलूचिस्तान। हर प्लेटफार्म के ऊपर पाकिस्तान का हर आदमी जाके कश्मीर की बात करता है। तो मोदी साहब ने एक बार बोल दिया लाल किले में, उसको हम दोहराए जाते हैं।
अरे भाई, हमें अगर पाकिस्तान को जैसे ब्लीड करना है तो हमें बलूचिस्तान का पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा, चाहे हमें तालिबान से दोस्ती करनी पड़े। ये यहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं, मैं अपने आप को नहीं कहता कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, साइंटिस्ट जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक नॉर्मल लोग जो बैठे हुए हैं वो यही बातें कहते हैं कि कब हिंदुस्तान की सरकार कमिटमेंट करेगी और बोलेगी चलो बलोचियों अब हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। उस दिन इस पाकिस्तान के की जो इनकी जो मुनीर साहब बैठे हुए हैं, जो मदरसा से पढ़ के आए हैं, इन सब की माँ मर जाएगी। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये यहाँ के थिंक टैंक के। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और पीयूष पांडे जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें गिफ्ट किया है 40 रुपीज। थैंक यू वेरी मच। ये हम अपने उस फंड में डालेंगे जो हम अपना इक्विपमेंट लेना चाहते हैं और जिसके लिए हम जिस तरह प्यासा बूंद बूंद को तरसता है, ऐसे हम रुपये रुपये को तरस रहे हैं। तो बहुत आपका शुक्रिया। हम हमारी अभी नहीं 2 सेकंड मुझे देने पड़ेंगे आपको। नहीं बंद नहीं कर रहा मैं प्रोग्राम। मैं उनका पीयूष जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मुझे शुक्रिया अदा कर लेने दीजिए। इस महंगाई के दौर में, हाँ एक सेकंड, इस महंगाई के दौर में कोई 1 रुपया भी देता है तो वो बड़े मायने रखता है। और हम कोशिश कर रहे हैं जून से हम 24/7 जो है लाइव ब्रॉडकास्ट पेश करेंगे और उसके लिए जाहिर है इक्विपमेंट चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये आपने सारा सुन लिया। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब इंसान की नीयत हो ना कुछ करने की, तो फिर उसके सामने कितने भी बड़े पहाड़ खड़े हो जाए वो फिर नीयत के सौदे होते हैं। देखिए, मैंने जब ये शुरू किया था आज से तकरीबन 10 और 14 साल पहले, व्हाट्सएप नया नया आया था और व्हाट्सएप के ऊपर मैं ऐसे बोलता था पकड़ के फोन, ये रेडियो हिमालय है। अब आप इस तरह से बोल के तो मैं रिकॉर्ड करके फिर जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भेजता था और खबरें मैं पढ़ता था, उसमें खुद बना के खबरें जो मैं अखबारों से इधर उधर से, लेकिन वो खबरें वो होती थी जो मीडिया नहीं दे रहा, पीओजेके की और गिलगित बल्तिस्तान की। पहली दफा लोगों ने सुनना शुरू किया कि गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम है और गिलगित बल्तिस्तान। और फिर मुझे जब कश्मीरी मिलते थे कहते थे डॉक्टर साहब आपने तो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बहुत अच्छा बात करते हैं आप। लेकिन फिर चलते चलते फिर सोशल मीडिया और हो गया, करते करते हम यहां तक पहुंचे कि आज इंडियन मीडिया पे भी मुझे वो बुलाते हैं और मैं उनका बड़ा जो है वो थैंकफुल हूं और मुझसे पूछते हैं। लेकिन अगर आप आज से 1400 साल के 14 साल पीछे चले जाएं, 14 साल पीछे चले जाएं तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वो मैंने एक शुरुआत से करते करते यहां तक लाया और अब हम अगले महीने 24/7 जा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो मीडिया मैंने खड़ा किया है इसको अल्टरनेट मीडिया कहते हैं। ये वो मीडिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को चैलेंज तो नहीं करता लेकिन कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करता, एक दूसरा रुख पेश करता है, वो रुख जो ऐतिहासिक भी है और फैक्चुअल भी है, इंफॉर्मेटिव भी है और एजुकेशनल भी है। तो जी आप कुछ कहने लगे थे साहब भाई, आप करें बात। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने 90 से 86 से और आज तक का दौर देखा है। मैं अपनी कौम से, आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज, अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूं, पूरी कश्मीरी कौम को। देखिए 90 के दौर में एक 80 साल का बूढ़ा हम क्या चाहते, आज़ादी। एक 15 साल का बच्चा हम क्या चाहते, आज़ादी। एक माँ की गोद में बच्चा हम क्या चाहते, आज़ादी। इस बीच कश्मीरी पंडितों का पलायन, जो कि यहाँ वो कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर तालीम और सखावत के सिंबल माने जाते थे, उनको हमारी वजह से दरबदर होना पड़ा, हम इस कौम की वजह से। मैं आपकी वसादत से अपनी पूरी कौम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग इज्तिमाई तौर पर तौबा करें, आप इज्तिमाई तौर पर बाहर आए, बाहर आकर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे,
उसके बाद पूरी कौम कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे और उनको बाइज्जत वापस लाए, तो शायद हम लोगों का कुछ बन सकता है। वरना ये याद रखिएगा, तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उन्होंने हमको नेकी का हुक्म देने के लिए भेजा है और हमें बुराई से रोकने के लिए भेजा है। लेकिन हम बुराई के पैरोकार बने 90 में, 86 में, 90 से आज तक हम बुराई के पैरोकार हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना पड़ेगा अपनी बुराइयों का अजाला। कश्मीरी पंडितों की हाय जो लगी है ना इस कौम को, देखिए कश्मीरी पंडित इतने नहीं मारे गए जितने कश्मीरी मुसलमान मारे गए कश्मीरी पंडित भी, लेकिन जो उनके साथ जुल्म हुआ, जो उनके साथ सितम हुआ, उस सितम और उस जुल्म की कहानी आप हमसे सुनिए। इस पूरी कौम को एक इज्तिमाई तौर पर बाहर निकलने की जरूरत है और जगती के कैंप में, मुट्ठी के कैंप में, पुरखू के कैंप में जाकर उन कश्मीरी रूठे हुए अपने कश्मीरी भाइयों को, अपनी कश्मीरी बहनों को मनाकर, उनके हाथ जोड़कर, गवर्नमेंट नहीं लाना चाहती उनको ना लाए, लेकिन मैं कहता हूं कश्मीरी कौम को वहां जाकर उनको लाना चाहिए। भले हमें अपने घर के अंदर उनको 2-2 कमरे देने पड़े, कोई बात नहीं है। मैं इंसानियत की बात करूंगा। 2 कमरे आप उनको दे दीजिए अपने घर के अंदर, जब तक वो अपना घर बनाते हैं तब तक उनको अपने पास रखिए आप, क्योंकि उनका बड़ा बुरा हाल है जम्मू के अंदर। वो क्या कहूं मैं आपसे, उनके पास पानी नहीं होता है गर्मियों के अंदर। मैं वहां रह कर आया हूं, मैं वहां घूम कर आया हूं और मैंने उनसे मुलाकातें की हैं, और देखिए आप किस कदर उनके साथ हमारी मोहब्बत है कि 90 के अंदर या 95 तक जो मिलिटेंसी यहाँ रही है काफी पीक पर, जो लोग कोट बुलवाड़ के अंदर बंद थे, उनके घर वाले जब अपने मिलिटेंट बच्चों से जेल मिलने जाते थे तो वो कश्मीरी पंडितों के घर में रहा करते थे। आप ये सोचिए कि कश्मीरी पंडितों की और मुसलमानों की दोस्ती खत्म नहीं हुई है। ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे शरारत पसंद अनासिर थे, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को और मुसलमानों को दूर कर दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि खुदा के लिए डॉक्टर साहब आप भी थोड़ी इसके ऊपर मुहिम चलाएं और कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की कोशिश करें। रही बात ISI की, तो उनका कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होगा। आप सर पटक के मर जाएं, आप जहर खा के मर जाएं, उनका कुछ नहीं होगा। उनका एक ही काम है, उलाइकल्लज़ी नश्तरउ ज़लालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा। वो हिदायत का सौदा जलालत से करते हैं, नेकी बेचकर गुनाह खरीदते हैं। वो बेगुनाहों का कत्ल कराते हैं, उनके लिए बस एक सियासत है खून बहाना। और मैं अपने देश से भी ये कहना चाहता हूं, यार कम से कम अब भूल जाओ इन बातों को, मत करो ये हिंदू मुस्लिम, इंसानियत के साथ रहो। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहने चाहिए। बाकी मेरी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। आगे बात कीजिए आप लोग। देखिए, इससे पहले कि मैं राणा जी से की तरफ जाऊं, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अंग्रेज ने किया, उसके बाद पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान की वो मानसिकता जो है देवबंदी मदरसे से शुरू होती है। ये भी एक सवाल है, इस देवबंद मदरसे का क्या करना है? ये 21वीं सदी में मुसलमानों के बच्चों को मदरसों में क्यों भेजा जा रहा है? या तो इन मदरसों को स्कूलों में कन्वर्ट करें, गवर्नमेंट के कंट्रोल में दें, या इनको सिरे से बंद कर दें। भारत विजय जी, आप कुछ कहने लगे थे, उसके बाद डॉक्टर साहब जी। जी, जैसे अभी आपने पाकिस्तान के बारे में भी ये भी बात बताई कि मदरसों की, जैसे आपने ये भी बात बताई, तो आप बताइए कि एक आर्मी का चीफ अभी जो पाकिस्तान के जो फॉरेनर्स हैं वहां पर गया और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हिंदुओं पे कैसे बोला और क्या बोला, और जो टू नेशन थ्योरी पे उन्होंने बोला। तो देखिए कि उनकी मानसिकता क्या है, किस लेवल पे वो जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि कश्मीरियों का अगर कोई दुश्मन है तो वो है पाकिस्तान, ये मैंने पहले ही बताया। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। जैसे मेरे भाई अभी सैफुल्लाह साहब बोल रहे थे हिंदुओं के बारे में, ये जैसे मैंने खुद भी अपने बारे में बताया कि
सुबह सवेरे से शाम तक मेरे यार दोस्त, जब तक हम दिन में एक एक दो बार बात नहीं, एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछेंगे, तब तक हम सो नहीं पाते। रात भी अगर मुझे सोने से पहले अगर कोई फ्रेंड, मेरा मुस्लिम फ्रेंड, बात नहीं हो पाती है तो मैं रात को सोने से पहले उसको फोन लगाता हूँ, यार कैसा रहा दिन, ठीक है। एक दूसरे के बगैर हम रहते नहीं है। लेकिन जो खाई हिंदू और मुसलमान के बीच में जो हो रहा है हिंदुस्तान में, जो अभी प्रॉब्लम भी जैसे आप बता रहे, सब चीज की जो सब प्रॉब्लम है क्रिएशन इस पाकिस्तान, वो जो वहां से, जो वहां के मौलवीज भी बोलते हैं, जो वहां लाल टोपी वाला बोलता है, जिसको भी आप पूछेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, और जो वहां के जो इमाम भी बोलते हैं, आप बोलिए इनके पास सिर्फ 72 हो रहे हैं, इनके पास हिंदू को कैसे कन्वर्ट करना है। अब बताइए कि जो कल का इंसिडेंट जो हुआ है पहलगाम में, उसमें भी कलमा आता है, और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी मानसिकता ही यही है, वो अपने आप को इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनका मेन फोकस ये है कि हमें ये लाइट मिली है, कितने हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, सिखों को हम मुसलमान बनाएं, उनका मिशन ही यही है। तो अगर हम नॉर्मली किससे, हमारे तो रिलीजन में ये सिस्टम ही नहीं है कन्वर्जन का, हमारा तो सनातन है। हम तो पेड़ों की जो कुदरत की जो चीजें जो कुदरत ने दी है हमें सनातन धर्म में, हम उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, पेड़ों के बारे में, जानवरों के बारे में। तो कीड़ों को तो हम मार नहीं सकते, तो इंसान की तो बात ही है। लेकिन यहां पर यही प्रॉब्लम है जो इनको इंजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो मदारिस हो जैसा आपने बताया, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू ये साइट्स हैं, उनकी वजह से जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है हद से ज्यादा। अब आजकल है सोशल मीडिया का दौर, कोई कुछ भी बोलता है तो सेकंडों में पता लग जाता है। तो इस टाइम जो है कश्मीर में जो ये हो रहा है या जो हुआ है, वो उसकी मैसेज यही है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो और हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और खाई बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने कहा, भाई साहब ने जो अभी बताया सैफुल्लाह ने, कि हिंदुओं को, कश्मीरी पंडित वो चाहता है कश्मीर जाना, लेकिन जब ऐसी मानसिकता वाले लोग वहां बैठे हैं, जब आजकल के दौर में मासेकर किया जा रहा है रिलीजन के नाम, जैसा उनने कहा कि एक हमारा मुस्लिम भाई कश्मीरी, वो बेचारा भी मारा गया, वो भी हत्या चढ़ गया। अगर वो उनको अपोज नहीं करता, वो भी तो कश्मीरी ही था, वो अपोज नहीं करता, वो नहीं मारा जाता। लेकिन उन्होंने उसको इसलिए साइलेंट किया क्योंकि उनके मिशन में वो बीच में आया, जो उनका मिशन था। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है, हिंदुस्तान में अभी उसका जो रिएक्शन हो रहा है, इसके पीछे सारा पाकिस्तान की साजिश है। जैसे डॉक्टर प्रदीप जी बोल रहे थे कि जो जड़ें हैं, जड़ों को, जो फसाद की जड़ है, उसको कट करने की जरूरत है, उसको हिट करने की। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, फाइनल कमेंट्स डॉक्टर साहब आपकी तरफ से, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ, मेरा जो फाइनल कमेंट है वो मैं कुछ सेकंड में देता हूँ। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज और आ गई है मेरे पास। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला करके जो है वो क्वेटा के पास मार्गेट में 10 पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए हैं। अब आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के डेरा भुट्टी की तहसील सुई में, जहां से सुई गैस निकलती है, 9 नंबर के इलाके में एफसी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से 8 घरों को घेरे में लेकर तशद्दुद और लूटमार का सिलसिला जारी है। जबकि तुर्बत में एयरपोर्ट चौक की जानिब एक जोरदार धमाके के बाद शदीद फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज में थोड़ी सी आपके साथ शेयर की है। जी डॉक्टर साहब। ऐसा है कि फारूक साहब ने पहले बोला कि लोग जो आए हैं सड़कों पर और वो रो रहे हैं, ये इसका बड़ा अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। लेकिन उसके पास कुछ जो इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल लोग हैं फारूक साहब, मैं ये कहना उसमें बिल्कुल शर्म नहीं समझूंगा, ये मेरा अपना बयान नहीं है, लेकिन मैं किसी को कोट करूंगा, उनका नाम तो नहीं लूंगा। वो कहते हैं ये इसलिए सड़कों पे आ रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, इन्होंने बहुत टूरिज्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और इनके जाने के बाद टूरिज्म खत्म होगा, इनके पेट पे लात लगेगी। ये बात आप उसको अपने पास रखिए। हो सकता है कि उनका एनालाइज बिल्कुल ठीक हो, मैं इतनी दूर से नहीं बोल सकता। दूसरा,
जो थिंक टैंक्स बैठे हैं यूरोप में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री को, मैं कोट नहीं कर सकता लेकिन न्यूज के चैनल की बता सकता, वो कहते हैं कि इंडियन जो स्ट्राइक अगर करें तो सबसे जरूरी उनको स्ट्राइक करना है मरी में HQ ट्रेनिंग सेंटर है, मिलिट्री कंटोनमेंट, और वो एक स्ट्रेटजी सेंटर लोकेशन है, वो जो बॉर्डर के पास ही पड़ती है। उसके अंदर उनका सबसे बड़ा जो 12 इन्फेंट्री डिवीजन वहां रखा हुआ है, जो वहीं से ये लोगों को ट्रेन भी करते हैं और यहाँ भेजते हैं उसके ऊपर, और जो उनका GQH जो रावलपिंडी है, इसके ये यहाँ पर ये इसका डिस्कशन हो रहा है कि इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ना कि ये छुटपुट आने वाले टेररिस्टों को मार के तगमे ले लो, झंडा ले लो और ये वाह कर लो अपनी, ये नहीं है। कहते यू हैव टू गो फॉर अ लार्जर स्केल एंड यू हैव टू थिंक बिग। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ तक जाती है, इतना मुझे मालूम है कि 27 कंट्रीज वेस्ट यूरोप वाले इंडिया के साथ है 100%। पहले मेरे को शक था कि इंडिया का जो स्टैंड था वो यूक्रेन वार के टाइम न्यूट्रल रहना यूरोपियन को पसंद नहीं था, लेकिन मोदी साहब ने अपनी इतनी सारी विजिट में आके एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया है कि हमारा ये इंस्टेंस होना हमारी जियोपॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं 100% कह सकता हूं कि ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के हैं और ये ईस्टर्न कंट्री, उसमें चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, ये सारे इंडिया के हक में बोल रहे हैं। और उनके न्यूज चैनल, कुछ लैंग्वेज मुझे नहीं बोलनी आती है, मुझे फ्रेंच, जर्मन और इटालियन बोलनी आती है, इंग्लिश मेरी मदर लैंग्वेज है, पंजाबी मेरी मातृभाषा है ना, तो मैं इन लैंग्वेज में पढ़ लेता हूँ, इनमें मैं इंटरव्यू भी देता हूँ, इनमें मैं लिखता भी हूँ, तो इनका मैंने आपको आज रवैया बताया। आई होप दैट द मैसेज थ्रू योर चैनल डॉक्टर साहब will be also given to the Indian government and Indian think tank to take decision which should not be limited up to killing these 4 or 5 terrorists. It should be something more than that. Otherwise, this will continue to the end of our life. Thank you very much. थैंक यू जी, आप सबका हमारे साथ। देखिए, बात ये है कि जो वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ये डंक टपाओ पॉलिसी नहीं चलेगी। ये अपोलोजेटिक होना या अपोलोजिस्ट बन जाना या अपीजमेंट करके, वो भी एक अपोलोजिस्ट रवैया ही है दूसरे नाम से। अपोलोजिस्ट और अपीजर, ये एक ही सिक्के के दो साइड हैं। इस वक्त भारत के जो दुश्मन हैं वो दो हैं, एक वो जो भारत से बाहर और एक वो जो भारत के अंदर पनप रहे। भारत के बाहर जो दुश्मन है वो बच्चे से भी पूछेंगे आज हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक या बैंगलोर से लेके श्रीनगर तक, तो वो पाकिस्तान ही का नाम लेगा। इस दुश्मन को कैसे खत्म किया जाए, इसकी ताकत को कैसे खत्म किया जाए, इसके जो जहरीले फैंग्स हैं इस सांप के, उन फैंग्स को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसका जहर कैसे तरियाक में तब्दील किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब भी इशारा कर रहे हैं कि 3-4 का मसला नहीं है। और दूसरा, हमारे देश के अंदर वो मानसिकता है जो हिंदू मुस्लिम को दो कौमें बताती है, जो बार बार इस चीज पे एम्फेसिस करती है कि हिंदू और मुसलमान का फर्क ये नहीं है कि कितने मुसलमान डॉक्टर बने हैं और कितने हिंदू डॉक्टर बने हैं, कितने मुसलमानों ने देश की रक्षा के लिए जाने दी है और कितने हिंदुओं ने जो है वो जाने दी है, बल्कि वो ये कहते हैं कि तुम खाना और खाते हो और हम और तरह से खाते हैं, हम वेजिटेरियन हैं और तुम जो है वो मांसखोर हो, और हर वो बारीक चीज को इस्तेमाल करते हैं हिंदू और मुस्लिम को स्प्लिट करने के लिए, दो कौमों के लिए। हम नहीं भूले आज भी कि जो इंदिराबी थी खातून, उन्होंने सड़क चौक के बीच में उनके बारे में कहा जाता है कि गाय ज़बा करके हिंदू धर्म को उन्होंने ठेस पहुंचाई। तो ये जो नर्सरियां हैं, मेरा मौकफ है, ये फारूक का मौकफ नहीं हो सकता,
विजय का मौकफ नहीं है, या डॉक्टर साहब कह रही है मेरा मौकफ है, और मैं अपने मौकफ छुपाता नहीं हूं, क्योंकि वो या सही होंगे गलत होंगे, सही होंगे तो इस्लाह हो जाएगी, गलत होंगे तो मेरी तस्वीर हो जाएगी। मदरसे बंद करो। हिंदुस्तान में फौरी तौर पर ये मदरसे जो है इनको बंद किया जाए, इनकी कोई जरूरत नहीं है मदरसों की, नंबर 1। और दूसरा ये कि इन मदरसों के जो है इनको स्टेट स्कूल्स में तब्दील किया जाए। इसके साथ साथ जो मसाजिद हैं हिंदुस्तान में, इन सब मसाजिद के ऊपर से लाउड स्पीकर, सबसे पहले तो लाउड स्पीकर बैन किए जाएं और लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं। और इसके साथ साथ मसाजिद को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाए जब नमाज का टाइम होता है, उसके बाद नमाज अदा करने के बाद मस्जिद पे ताला लगा दिया जाए। मस्जिद का कोई काम नहीं है कि मस्जिद कोई सराय नहीं है, मस्जिद कोई होटल नहीं है। मस्जिद एक मखसूस औकात कार में इबादत करने का, मेडिटेशन करने की उसका मकसद है। मस्जिद का कोई मकसद नहीं है कि वहां तनख्वाहदार मौलवी रखा जाए, ये कोई योगा सेंटर नहीं है। मस्जिद के अंदर जो लोग मुसलमान इकट्ठे होते हैं उन्हीं में से कोई इमामत कर सकता है। हमें ये तनख्वाहदार मौलवी नहीं चाहिए जो अपना पेट पालने के लिए नफरत की भाषा बोलते हैं, जो गिनते हैं आज कितने नमाजी आए हैं, मेरा कितना फितराना बनेगा। और ये काम मुसलमानों को करना है, ये हिंदुओं से नहीं करवाना, ये मुसलमानों ने खुद करना है। मुसलमान खुद उठे और इन चालबाज, धोखेबाज मुनाफिकीन को जो है अपनी सफों से बाहर निकाले। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का। मिलेंगे कल इसी समय नए लाइव के साथ, उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए। विजय जी आपका शुक्रिया, फारूक भाई आपका शुक्रिया, डॉक्टर प्रदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू।